अभी हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना था वो हम लोगों का ब्रेड्स रूल था। बट ब्रेड्स रूल को पढ़ने से पहले हम लोगों को बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम लोग बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ लेते हैं। शॉर्ट सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेड्स रूल में मूव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये आखिर हम कहते किस चीज़ को है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेयर स्ट्रेन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है साइक्लिक रिंग कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, मतलब ये जो बेयर्स नामक प्राणी जो थे, इन्होंने जो ये पूरा लॉजिक बनाया, एक थ्योरी बनाकर हम लोगों के सामने दी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है इफ़ यू हैव अ रिंग स्ट्रक्चर। अगर आपके पास एक रिंग है तो ही आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करते हो, अदरवाइज आप उसकी बात नहीं करते हो। अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी देखिए आपसे कहती क्या है कि आपके पास जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं, जैसे सेम बातचीत साइक्लो अल्कीन्स या फिर साइक्लो अल्काइंस के लिए भी कर सकते हैं। साइक्लो अल्काइंस यूजुअली आप लोगों को 7 कार्बन से ऊपर में ही मिलता है, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट इट हाइपोथेटिकली। तो अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इन जनरल में मैं कुछ ये वाले साइक्लिक कंपाउंड्स लेती हूँ। लेट्स से आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन है, आपके पास मान लेते हैं एक साइक्लोब्यूटेन है, आपके पास एक साइक्लोपेंटेन है और उसके बाद आपके पास मान लेते हैं एक साइक्लोकॉन है, हेक्सेन है। अब ऐसे में होता क्या है कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि अल्केन्स यूजुअली कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, बताओ, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर वो शो करता है तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो हम उम्मीद करते हैं कि उनके बॉन्ड एंगल इतने डिग्री के होने चाहिए, वो ये रहता है नियर अबाउट। केमिकल बॉन्डिंग में ये वाली चीज़ हमने सीखी है। हाँ, तो एक्चुअली में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है एक कार्बन और ये है आपका दूसरा कार्बन। अब ये हो गया आप लोगों का बॉन्ड एंगल। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था कितना, आपका 109 के आसपास। ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 के आसपास। लेकिन रियलिटी में जब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये बॉन्ड एंगल कितना है, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो बॉन्ड एंगल है इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर, ये 109 के आसपास का नहीं है, बल्कि ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसे आया तुम भी जानते हो, ठीक है। सारी बॉन्ड लेंथ को मैं इक्वल अज्यूम करती हूँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल एंगल कितना आ रहा है उसका, 60 डिग्री। होना कितना चाहिए था उसके पास, बताओ, 109.28, राइट। कितना होना चाहिए था, 109.28। सो तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। आप ये देखते हो कि दोनों तरफ से एक थीटा अमाउंट का एंगल, दोनों तरफ से, इधर से ये थीटा अमाउंट का एंगल और इधर से भी ये थीटा अमाउंट का एंगल, दोनों तरफ से रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब इक्वल तरफ से आपने उस पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल को प्रेस किया सच दैट कि वो वैल्यू कितने में कन्वर्ट हो गई, थीटा में कन्वर्ट हो गई, 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गई। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू आपका 109.28 इतना होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। बट रियलिटी में यहाँ से तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 2 थीटा की, वो कितनी आएगी, 109.28 माइनस 60 डिग्री। तो कैलकुलेशन अगर मैं कर लूँ तो थीटा की वैल्यू यहाँ से, एक थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी है आपके पास, 660 और ये 40 और ये बन जाएगा 49, ठीक है। 49 के आसपास ये कुछ एंगल तुम लोगों का मिल रहा है। तो 49 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 24.44 के आसपास का ये, इसका मतलब दोनों तरफ से 24.44, ठीक है, डिग्री उसको स्ट्रेस किया गया उस साइक्लोप्रोपेन को, सच दैट कि उसने क्या कर लिया है, एक 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल वाला स्ट्रक्चर उसने क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। सो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है कि बेचारा दोनों तरफ से इतने एंगल या इतनी वैल्यू के वजह से वो स्ट्रेस में है, तो दिस वैल्यू इज नोन एज एंगल स्ट्रेन, ठीक है। ये वैल्यू क्या कहलाती है, एंगल स्ट्रेन। कि एक्सपेक्टेड कुछ और था, मतलब एक्सपेक्टेड आपका कुछ और था और निकल के रियलिटी कुछ और आई। सो दिस इज नोन एज आप लोगों का एंगल स्ट्रेन। कितने से वो बेचारा बेंट हो चुका है, कितने डिग्री से बेंट हो गया है,
ठीक है, फ्रॉम वन साइड ऑब्वियसली जितने डिग्री से वो एक तरफ से बेंड हुआ होगा उतने ही डिग्री से वो दूसरी तरफ से भी बेंड हुआ होगा। तो दिस वैल्यू इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का एंगल स्ट्रेन। कि नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल, ठीक है, कितना आना चाहिए था और कितना एंगल आया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होता है, ठीक है, ये तो मैंने एक तरफ के एंगल का निकाला, अदरवाइज डिफरेंस अमाउंट वाज 48 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि डिफरेंस अमाउंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, चाहे साइक्लोप्रोपेन की बात करो या चाहे साइक्लोब्यूटेन की, चाहे साइक्लोपेंटेन की या चाहे साइक्लोहेक्सेन की, सभी में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, आपका एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन 109.28 है तो आप लोगों के पास सभी में ये एंगल कितना आना चाहिए, 109.28 के आसपास का आना चाहिए। बट साइक्लोप्रोपेन में ये एंगल रियलिटी में आप लोगों को कितने का मिल जाता है, 60 डिग्री का मिलता है। आपको साइक्लोब्यूटेन में कितने डिग्री का मिलता है, 90 डिग्री का मिलता है। साइक्लोपेंटेन में कितने डिग्री का मिलता है, 108 डिग्री का मिलता है। और साइक्लोहेक्सेन में कितने डिग्री का मिलता है, 120 डिग्री का मिलता है। तो अगर मैं इन लोगों का डिफरेंस कैलकुलेट करूं कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे वर्सेस मुझे वैल्यू क्या मिली, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट मिलता है ना, दिस डिफरेंस अमाउंट इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। सो दिस एंगल स्ट्रेन इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा। यानी कि वैसे दिस एंगल स्ट्रेन इज, जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं, जो डिफरेंस अमाउंट हम निकाल रहे हैं, इस डिफरेंस अमाउंट को अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो दिस डिवाइड बाई 2 वाली वैल्यू इज नोन एज आप लोगों का एंगल स्ट्रेन। डिवाइड बाई 2 ही मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो जो हम लोग डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे वो दोनों तरफ से बेंट हो रहा है ना, तो एक तरफ का थीटा दूसरी तरफ का थीटा, सो इट वुड बी 2 थीटा, सो दैट थीटा इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। तो अब तुम यहाँ देखो कि जो बेयरस्टेन थ्योरी है, बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बेयर्स नामक प्राणी थे उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते थे कि जितना ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा दो एक्सपेक्टेड और जितनी ज़्यादा कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच का आपको डिफरेंस दिखने वाला है, आप लोगों की मॉलिक्यूल में स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस उतना ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और अगर स्ट्रेन जितना ज़्यादा रहेगा तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आप लोगों का स्टेबल भी नहीं होगा। यानी कि अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कैसे हो जाती है, कम। तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो 109.28 और यहाँ पे आपका 60 डिग्री, सो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 49.28 मिनट्स के आसपास। यहाँ पे 90 है और आपका 109.28 है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 19.28 के आसपास। और यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 1.28 मिनट का है। बट अगर मैं यहाँ पे अब कैलकुलेशन करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का 10.72 के आसपास का आ रहा है। तो अगर मैं इस लॉजिक का इस्तेमाल करती हूँ सो देयरफॉर ऊपर वाली स्ट्रेन की वैल्यूज़ को देखकर आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ पर है। आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन तो यार साइक्लोप्रोपेन में है, 49 के आसपास का है ना। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल अगर कोई होनी चाहिए तो वो साइक्लोप्रोपेन होनी चाहिए, एकदम ट्रू है। और इस पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग उससे थोड़ी ज़्यादा स्टेबल कौन होती, जिसमें थोड़ा कम स्ट्रेन होता, यानी कि साइक्लोब्यूटेन होता। और उससे ज़्यादा थोड़ा और स्टेबल कौन होता, 10.72 डिग्री का जहाँ पे स्ट्रेन है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन होता। और बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता, साइक्लोपेंटेन होता। यही ऑर्डर आ रहा था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट ये ऑर्डर रॉन्ग है। क्यों ये ऑर्डर रॉन्ग आ रहा है, रियलिटी में जब हम चीज़ें देखते हैं तो जो आप लोगों का साइक्लोहेक्सेन होता है, ठीक है, जो करेक्ट इसका ऑर्डर है, जो करेक्ट ऑर्डर इसका है, वो करेक्ट ऑर्डर देखो इसका क्या है। करेक्ट ऑर्डर ये होता है कि साइक्लोपेंटेन जो है आप लोगों का साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले उतना ज़्यादा, एक मिनट, आप लोगों का जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले तो ऑब्वियस है कि कम ही स्टेबल होगा। बट साइक्लोपेंटेन वर्सेस साइक्लोहेक्सेन में जो तुम लोगों का जो तुम लोगों का साइक्लोपेंटेन है वो कम होता है और उससे ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन। अब बात आती है यहाँ पे इसका रीज़न क्या है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पूरी की पूरी बेयरस्टेन थ्योरी लगाई गई थी ये अज्यूम करके लगाई गई थी कि आप जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हो ये आपके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, प्लेनर है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, प्लेनर है।
बट रियलिटी में मॉलिक्यूल्स आप लोगों के प्लेनर नहीं होते हैं, याद रखोगे। रियलिटी में मॉलिक्यूल्स प्लेनर नहीं होते। हाँ, हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है ये डेफिनेटली हम लोगों का प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ये डेफिनेटली प्लेनर होता है। बट जिस साइक्लोहेक्सेन को तुमने प्लेनर मान के चले हो ना, साइक्लोहेक्सेन में कोई प्लेनैरिटी नहीं होती, बल्कि तुम जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तब तुम ये देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली ऐसा चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। और इस चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होता, और इस वजह से ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ है। बस ख़त्म। यही आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। इससे ज़्यादा बेयर स्ट्रेन थ्योरी में कुछ है नहीं। हाँ, ज़्यादा से अब ये एंगल की कैलकुलेशन तो यार मैथमेटिक्स काम है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, और अपन एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे कि एंगल कितना होना चाहिए, बोलो। एंगल होना चाहिए 109.28। तो यहाँ पे थीटा यहाँ से स्ट्रेस किया गया, यहाँ से स्ट्रेस किया गया। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि वो आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, यानी कि थीटा कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताओ। थीटा 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आपका 90 डिग्री इक्वल टू 109.28। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होगी दैट वुड बी 9.44 के आसपास। तो इस तरीके से तुम एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हो। तो पूरी कहानी का सारांश देखो, बस ये है, इतना सा तुमको याद रखना है। हाँ, इससे रिलेटेड कोई छुटपुट से सवाल पूछे जा जाते हैं यूजुअली। जैसे फॉर एग्जांपल एक तुम्हें रिंग दी हुई है, हाँ, इस रिंग में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बना दिया, ये लो, एक मिनट, ठीक है। यहाँ अरे यार, ठीक है, ये आप लोगों को ऐसा दे दिया है, ये CH2, इधर CH2। अच्छा, वर्सेस में मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है। आपको तुमसे ये पूछेगा कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन रिंग में किस में है। तो अब आप इसमें क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। ये हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। अच्छा, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp2, लेकिन ये बाकी की दो हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp3, और यहाँ पे कितनी है sp3। बाकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp2, यहाँ पे भी कितनी है sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। बट जैसे कि तुमको पता है कि साइक्लोप्रोपेन में जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल तुम्हारे सामने निकल कर आता है वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री। तो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 60 डिग्री, तो एक थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, देखो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी तो एक के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी आती थी 24 के आसपास आती थी। यानी कि यहाँ पर इस तरफ से 30 डिग्री का स्ट्रेन लग रहा होगा, इस तरफ से 30 डिग्री का स्ट्रेन लग रहा होगा, मतलब हर तरफ से इसको 30 डिग्री का स्ट्रेन लग रहा है। बट अगर मैं बाजू वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ से इसको भले ही 30 डिग्री का स्ट्रेन लग रहा है, बट इस तरफ से इसको सिर्फ 24 डिग्री का स्ट्रेन लग रहा है, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्ट्रेन तो दोनों में ही लग रहा है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ कि कहाँ ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का स्ट्रेन के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपकी फर्स्ट वाली रिंग स्ट्रेन में है, और जितना आप लोगों की रिंग स्ट्रेन में होती है उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर उतना ही क्या हो जाता है, रिंग की स्टेबिलिटी का उतना ही कम। और रिंग की अगर स्टेबिलिटी कम है तो तुम समझ जाओ कि फिर उसका जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि हर मतलब स्टेबिलिटी अगर किसी के पास नहीं है इट मीन्स वो अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो वो रिएक्ट करके किसी स्टेबल फॉर्म में जाने की पूरी कोशिश करेगा। बस यही बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, जिसके मदद से हम लोग आगे ब्रेड्स रूल पढ़ेंगे। ब्रेड्स रूल से कुछ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाले क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो इसलिए उसको बताना ज़रूरी है। और बाकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ाने वाली थी, फिर मैंने सोचा अभी रिएक्शन मैकेनिज्म तो स्टार्ट हो ही रही है तो उसी वक्त उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे ही कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी उसी वक्त देखेंगे, इसमें GOC1 को ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेयर स्ट्रेन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा तुम लोगों का वो ब्रेड्स रूल रहेगा, उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल नहीं। ब्रेड्स रूल और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बस खत्म, GOC1।